हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में देखेंगे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला है, स्माइल स्कीम क्या है? खेलकूद के लिए, सिनेमा के लिए, गरीबों के लिए या ट्रांसजेंडर और भीख मांगने वालों के लिए? तो इसका राइट ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ट्रांसजेंडर और भीख मांगने वालों के लिए स्माइल स्कीम लॉन्च की गई है। तो स्माइल स्कीम क्या है? स्माइल स्कीम एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है। इसमें आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन दिया जाएगा, इसके लिए तैयार किया गया है। तो किसने इसको लॉन्च किया है? तो इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। ये स्माइल योजना क्या है? केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और इसे आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन के लिए तैयार किया गया है। और इसको कौन लॉन्च किया है? तो इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने का काम करने वाले लोगों को उनके कल्याणकार के लिए तैयार किया गया। किसके लिए? ट्रांसजेंडर के लिए और भीख मांगने वाला काम जो करते हैं उनके कल्याणकारी उपाय को प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। तो स्माइल के तहत दो उप योजनाएं आती हैं, यानी इस योजना के अंतर्गत कुछ उप योजनाएं भी आती हैं। इस योजना के अंतर्गत दो उप योजनाएं शामिल हैं। पहला है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए और दूसरा है भीख मांगने में कार्य में जो लोग लगे हैं उनके व्यापक पुनर्वास के लिए। दो उप योजनाएं ये हैं, पहला ट्रांसजेंडर, दूसरा भीख मांगने वाले लोगों के लिए। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है स्माइल योजना उन अधिकारियों को मजबूती और विस्तारित करने का प्रयास करती है, यानी इनको कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और सुरक्षित जीवन प्रदान करना। इस योजना का क्या महत्व है? इन लोगों को कानूनी सुरक्षा और सुरक्षित जीवन प्रदान करना और इनको शिक्षा, चिकित्सा और रहने का ठिकाना और व्यावसायिक इनको काम दिलाना, ऐसे अवसरों के लिए ये बनाया गया है। मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में और 2025 से 26 तक, यानी 2021 से 26 के लिए इनके लिए 365 करोड़ रुपए आवंटन भी किए हैं। किसके लिए? स्माइल योजना के लिए। कितने रुपए? 365 करोड़ रुपए 2021 से 2026 के बीच के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, 23 फरवरी, 3 फरवरी, 18 फरवरी। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो इसका की पॉइंट है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य मनोरंजन, सूचना, संचार माध्यम के रूप से रेडियो के महत्व को रेखांकित करना, यानी रेडियो के माध्यम से मनोरंजन, सूचना, संचार, ये सब इसको महत्व देने के लिए इसको मनाया जाता है। और इस अवसर पर यूनेस्को के प्रसारकों और संगठनों द्वारा और उनके समुदायों द्वारा मिलकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, यानी अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। रेडियो मनोरंजन, सूचना, संस्कार तथा एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये रेडियो क्या है? इसे सूचना और मनोरंजन और संचार का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। यह सूचना के माध्यम के रूप में लोगों को सशक्तिकरण का कार्य भी करता है, यानी यह सूचना के माध्यम के रूप में, यानी सबसे ज़्यादा इसका यूज किसके लिए होता है? सूचना के लिए यूज किया जाता है। तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? यूनेस्को ने 2011 में 36वीं महासभा में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। कब? 2011 में। किसने? यूनेस्को ने 13 फरवरी को इसको मनाए जाने की घोषणा की। अब बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी घोषित कर दिया गया। पहले यूनेस्को ने 2021 में इसे
इसको मनाने जाने की घोषणा की और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया। और इसी दिन 1946 में 13 फरवरी को 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो ने पहला कॉल साइन ट्रांसमीटर किया था। अब पहली बार विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया था भारत में? पहली बार विश्व रेडियो दिवस 2012 में मनाया गया था। 2011 में इसे घोषणा की गई थी। तो ये की पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न। इसका राइट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। मेलबर्न में क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। तो इसके की पॉइंट है 11 फरवरी को 2022 में मेलबर्न में अपनी चौथी क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। कौन सी? मेलबर्न में। कहाँ आयोजित की गई थी? मेलबर्न में। और कौन सी थी? चौथी थी, जिसमें भारत में निर्मित होने वाले अरब से अधिक क्वाड कोविड टीकों की डिलीवरी को बढ़ावा देने और क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। किसके लिए किया गया था? जैसे कोविड के लिए अभी कोविड में ही सबसे अधिक टीके बनाए गए थे, तो इनको डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए, यानी इनको पहुंचाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में और समुद्री सुरक्षा के सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया। और जलवायु परिवर्तन पर एक विशेष बैठक आयोजन करने का संकल्प भी लिया गया। और किसने किया? तो पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम मॉरिसन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉय बाइडेन के साथ क्वाड शिखर का सम्मेलन का आयोजन की घोषणा की गई थी। यानी किसके किसके साथ? भारत के पीएम मोदी जी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम मॉरिसन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉय बाइडेन के साथ ये शिखर सम्मेलन हुआ था। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2022 में कौन करेगा? पहली छमाही के जापान के प्रधानमंत्री किशिदा द्वारा टोक्यो में की जाएगी। यानी इसकी मेजबानी 2022 की पहली छमाही में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा, कौन है? किशिदा, और इनके द्वारा कहाँ की जाएगी? टोक्यो में की जाएगी। तो क्वाड क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। यानी क्वाड भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीति संवाद है। क्वाड क्या है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीति संवाद है, जिसका उद्देश्य है मुक्त, खुला और समृद्ध हिंद प्रशांत सागर को क्षेत्र को सुनिश्चित करना। यानी इसका उद्देश्य मुक्त, खुला और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है उसको सुनिश्चित करना, उनका समर्थन करना। और क्वाड बनाने का विचार पहली बार कब आया था? 2007 में। किसने? जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा। क्वाड समूह का उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र के चीन के आक्रमण व्यवहार का मुकाबला करना। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत महासागर जो क्षेत्र है उसको चीन के आक्रमण से बचाना। भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अलग अलग अपना अपना बयान दिया था। क्वाड के विचार विमर्श के लिए इंडो पैसिफिक को सूचीबद्ध किया गया था। यानी इसके प्रमुख क्षेत्र जैसे इंडो पैसिफिक को सूचीबद्ध किया गया था। अब किसके लिए बनाया गया है? तो यह मुख्यतः हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? मयंक, रोहित, राहुल या दिनेश? तो ऑप्शन सी है राहुल बजाज। राहुल बजाज का हाल ही में निधन हो गया। वो कौन थे? बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन थे। तो प्रसिद्ध उद्यमी तथा बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का हाल ही में निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे, जिन्हें निमोनिया और हृदय रोग से यानी हार्ट डिजीज से पीड़ित थे। और 10 जून 1938 को इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 10 जून 1938 को। और 50 वर्षों तक बजाज ग्रुप में इन्होंने अध्यक्ष के रूप में काम किया था। और पिछले साल उन्हें अप्रैल बजाज ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। और 2001 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ये राज्यसभा के सांसद के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो ये कौन थे राहुल बजाज? ये राहुल बजाज बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन थे, जिनका जन्म 1938 में 10 जून को हुआ था। और ये 2001 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। और ये राज्यसभा सांसद के सांसद भी रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है
किस क्षेत्र में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी? इसका ऑप्शन है कल्याण कर्नाटक, मुंबई पुणे, राजस्थान जैसलमेर, दिल्ली हरियाणा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए राइट आंसर है। कल्याण कर्नाटक में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो इसके की पॉइंट है, हमारे परिवहन मंत्री बी श्रीराम मुलु के अनुसार कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में एक नए कौशल और उद्यमिक विकास विश्वविद्यालय यानी स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की योजना बनाई जा रही है। क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए कौशल विकास और विश्वविद्यालय की योजना की जा रही है। किसके लिए? इस समावेशी विकास और कौशल विकास के लिए इस विश्वविद्यालय की योजना बनाई जा रही है। और यह विश्वविद्यालय इसलिए खोला जाएगा क्योंकि सभी क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम में नई तकनीक को अपनाने की जरूरत है और पिछड़े क्षेत्र में परिणामोन्मुखी परियोजनाओं की जरूरत है, यानी अलग अलग परियोजनाओं की जरूरत भी है। तो इसलिए विश्वविद्यालय को खोला जा रहा है। और वहीं नई पीढ़ी और युवाओं को नवीनतम कौशल से लैस करने के लिए कौशल विकास विद्यालय की समय की आवश्यकता है, यानी आज की न्यू जनरेशन के लिए नए कौशल और उनको नए उद्यम के लिए कौशल विकास विश्वविद्यालय इसकी आवश्यकता अभी है। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र को पहले हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के रूप में माना जाता था। इसका पहला क्या नाम था? हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र, जो कि अब नया नाम हो गया कल्याण कर्नाटक क्षेत्र। यह क्षेत्र कर्नाटक में है, जो निजामों और ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा शासित हैदराबाद साम्राज्य का हिस्सा था। कहाँ ये है? ये कर्नाटक में है। 1948 में हैदराबाद राज्य को आधिकारिक तौर पर भारत में मिला दिया गया था। हैदराबाद को आधिकारिक तौर पर राज्य कब घोषित किया गया था? 1948 में। तो इसके कुछ हिस्से कर्नाटक राज्य को भी शामिल कर मिला था, मतलब इस हिस्से में कर्नाटक राज्य के भी हिस्से शामिल थे, जो कि हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर 2019 में कल्याण कर्नाटक के रूप में नामित किया गया। यानी इसका पहला नाम क्या था? हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र था, जो आधिकारिक तौर पर 2019 में इसका नाम बदलकर कल्याण कर्नाटक क्षेत्र कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो इसका ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बुध या प्लूटो। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए राइट आंसर है। शुक्र की सतह की इसने चित्र लिए, किसने? पार्कर सोलर प्रोब ने। तो इसके की पॉइंट है, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से शुक्र की सतह की पहली छवि ली, यानी पहली चित्र ली है, क्योंकि शुक्र हमेशा घने बादलों से ढका होता है। लेकिन हाल ही में 2 फ्लाईबाई ने पार्कर सोलर प्रोब ने वाइड फील्ड इमेजर ने इसका चित्र लिया है। किसने लिया है? पार्कर सोलर प्रोब ने। सॉरी। नासा की पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से शुक्र की सतह की पहली पिक्चर ली है। यह ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि शुक्र की सतह पर आमतौर घने बादल से ढकी होती थी। लेकिन हाल ही में 2 फ्लाईबाई ने पार्कर सोलर प्रोब ने वाइड फील्ड इमेजर से उसकी चित्र लिया। किसने लिया है? पार्कर सोलर प्रोब ने। इस पिक्चर से एक वीडियो में जोड़ा गया है, जो एक सतह से फीकी चमक को प्रकट करता है, यानी एक हेजी पिक्चर को प्रकट करता है, जो महाद्वीपीय क्षेत्रों, पठारों और मैदानों जैसी विशिष्ट विशेषताओं को उजागर करता है। और वायुमंडल में ग्रहों के चारों ओर ऑक्सीजन का एक ल्यूमिनेसेंट प्रभाव मंडल भी देखा जा सकता है, यानी वहाँ पे वायुमंडल है और ग्रहों के चारों ओर ऑक्सीजन का एक लुमिनेसेंट प्रभाव मंडल भी देखा गया है। तो किसके द्वारा भेजा गया था? नासा के। तो नासा का था, पार्कर सोलर प्रोब इसका नाम है। और किस ग्रह की पिक्चर ली है? तो इसने शुक्र ग्रह की पिक्चर ली है। शुक्र ग्रह के ऐसा छवि जो वैज्ञानिकों ने शुक्र के सतह पर भूमि ज्ञान और वहां के मौजूदा खनिजों को और उनके बारे में पढ़ने में उनको मदद मिलेगी। और यही पहली छवि कब ली गई थी? जुलाई 2020 में पार्कर
ने अपने तीसरे फ्लाईबाई की शुरुआत की थी और इसे सूरज की पहली कोरोना के बारे में अध्ययन करने के लिए 2018 में लॉन्च किया गया था। तो इसको कब लॉन्च किया था सूरज के लिए? तो इसको सूरज के लिए पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया था और यहीं 2025 तक सूर्य के केंद्र से 6.9 मिलियन किलोमीटर तक पहुंचेगा। यानी इसे 2018 में लॉन्च किया गया था, 2025 तक ये सूर्य के केंद्र से 6.9 मिलियन किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। पार्कर सोलर प्रोब के 3 मुख्य उद्देश्य हैं, यानी इसके 3 उद्देश्य हैं। सोलर विंड और सोलर कोरोना को गर्म करने और तेज करने वाली वायु ऊर्जा के प्रभाव को पता लगाना। क्या पता लगाना है? सोलर विंड और सोलर कोरोना को गर्म करने और तेज करने वाली ऊर्जा के प्रभाव को पता लगाना है। और दूसरा है सोलर हवाओं यानी सौर हवाओं के स्रोतों पर चुंबकीय क्षेत्र और प्लाज्मा की संरचना का निर्धारण करना है और ऊर्जावान कणों को तेज करने वाले तंत्र के बारे में पता लगाना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था 3। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।